नमस्कार मित्रों, इन दिनों एक राजनीतिक घटना बड़ी चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ब्राह्मण नेता, हालांकि वो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान में रखनी है कि 2022 के चुनाव के बाद से खुद अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में थे, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में वो कन्नौज से चुनाव जीत गए, इसलिए उनको नेता प्रतिपक्ष पद छोड़ना पड़ा, विधायकी भी छोड़नी पड़ी। और तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष। और आमतौर पर जो अभी अखिलेश यादव की राजनीति है, जो राजनीति वो पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति करते हैं, उस राजनीति के लिहाज से माना जा रहा था कि इन्हीं तीनों वर्गों में से कोई एक व्यक्ति होगा जो नेता प्रतिपक्ष बनेगा। वैसे तो कयासबाजी ये भी थी कि शिवपाल यादव नेता बनेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति में जो शिखर पर होता है वो आमतौर पर अपने के बाद दूसरे या तीसरे नंबर पर ऐसे लोगों को नहीं रहने देना चाहता जो उसके लिए राजनीतिक खतरा बन सकें। तो शिवपाल यादव तो अखिलेश यादव के चाचा हैं, एक तरह से वो राजनीतिक शिखर पर रहे हैं। अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं। अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव जब समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा थे, तो उसके बाद अगर किसी का नाम आता था तो शिवपाल यादव का ही आता था। तो जाहिर है कि ये संभव नहीं था। और फिर जो 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पारिवारिक लड़ाई हुई अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में उत्तराधिकार को लेकर के, मुलायम सिंह के उत्तराधिकार को लेकर के, तो उसमें भी ये संभव नहीं था कि वो शिवपाल यादव पर भरोसा करते। हालांकि पारिवारिक झगड़ा सुलझाने का ऐलान हो चुका है, शिवपाल के बेटे भी सांसद हो चुके हैं, लेकिन ऐसी संभावना नहीं थी। तो ऐसे में माना जा रहा था कि अखिलेश यादव या तो किसी पिछड़े या फिर किसी दलित या फिर किसी अल्पसंख्यक नेता पर ही दांव आजमाएंगे। इसमें बहुत सारे नाम भी आए थे, लेकिन उन्होंने माता प्रसाद पांडे पर दांव आजमाया, उन पर भरोसा जताया और उनको अध्यक्ष बनाया। अब माता प्रसाद पांडे की भी अपनी एक खासियत, पुराने समाजवादी हैं, मुलायम सिंह यादव के मित्र रहे हैं। और समाजवाद का जो बुखार का दौर था पिछली सदी का 60 का दशक, उन्हीं दिनों वो राजनीति में आए थे, युवा राजनीति में, और देखते देखते उत्तर प्रदेश की स्थानीय राजनीति में उनका वर्चस्व बढ़ा। उनके समाजवादी पार्टी में की राजनीति में उनके महत्व का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें 2012 से 17 के बीच में जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उसमें उन्हें समाजवादी पार्टी ने विधानसभा का अध्यक्ष बना रखा था। तो हैं तो कद्दावर नेता, लेकिन जिस तरह से आज राजनीति जातियों के इर्द गिर्द केंद्रित हो गई है और कुछ खास जातियों को एक पॉकेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि यह हमारी पॉकेट है राजनीतिक दलों द्वारा, तो उसमें कम से कम इन दिनों ब्राह्मणों के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश समाजवादी पार्टी में नहीं दिख रही थी। और पिछले कुछ चुनावों में आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से पिछड़ा दलित की बात की है, अल्पसंख्यक तो खैर उनका राम मंदिर आंदोलन के दौरान से ही बड़ा और पक्का वोट बैंक है, तो उस वोट बैंक को साधने के लिए उन्होंने हमेशा अपर कास्ट पर, सवर्ण कास्ट पर हमले किए। आपको याद हो कि उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग द्वारा जो भर्तियां हुई थी, उसमें पिछली इनकी सरकार के दौरान, अखिलेश यादव की सरकार के दौरान आरोप लगे थे कि उन्होंने सिर्फ यादवों पर भरोसा किया, और बाकायदा ये सोशल मीडिया पर लिस्ट चलती थी कि यादव ही यादव भरे पड़े हैं समाजवादी पार्टी की ओर से जो नियुक्तियां हुई हैं। तो उसके बरक्स जब बाद के दिनों में ब्राह्मण चुने जाने लगे या कोई दूसरी अपर कास्ट की जाति के, सवर्ण जाति के लोग चुने जाने लगे लोकसभा आयोग या किसी अन्य परीक्षा में, तो अखिलेश यादव की ओर से अक्सर उसे लेकर के ट्वीट किए जाते थे। तो मुझे लगता है कि ऐसे माहौल में किसी को भी उम्मीद नहीं रही होगी कि माता प्रसाद पांडे जैसे ब्राह्मण चेहरे को अखिलेश यादव विधानसभा में समाजवादी पार्टी का
अपना चेहरा बनाएंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव ने क्यों बनाया? क्या सिर्फ योग्यता के चलते बनाया, या वो उनके पिताजी के वो नज़दीकी रहे हैं उसके चलते बनाया, या वो विधानसभा के स्पीकर हैं उसके चलते बनाया? देखिए, राजनीति में तो हर काम का जो कारण होता है उसमें कुछ न कुछ कई मतलब कारण होते हैं। हर काम के पीछे राजनीतिक कई कारण होते हैं, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा कारण ये है कि उत्तर प्रदेश से पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को जो आशातीत सफलता मिली है, तो उस सफलता में माना जाता है कि कांग्रेस से गठबंधन के चलते समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण वोट भी प्राप्त किए और इसी वजह से उसकी लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ी। ठीक है कि पिछड़े, खासतौर पर जो गैर यादव पिछड़े होते थे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसका भी एक बड़ा वर्ग साथ आया, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी का साथ दिया। लेकिन ये सच है कि इस बार माना ही जा रहा है कि इस बार कांग्रेस के चलते ब्राह्मणों के एक वर्ग ने भी समाजवादी पार्टी को वोट दिया। लेकिन जहाँ तक मेरी सूचना है, ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा साथ सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की बलिया लोकसभा सीट पर मिला, जहाँ से समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण उम्मीदवार सनातन पांडे को उतारा था और वो समाजवादी पार्टी के शुभचिंतक रहे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को हराया। यहाँ ये भी याद दिलाना जरूरी है कि नीरज शेखर अभी राज्यसभा के सदस्य हैं और राज्यसभा में उन्हें पहली बार समाजवादी पार्टी ने ही भेजा था, जब उन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव में हार मिली थी और 2019 में भी उन्हें हार मिली थी। तो तब वो समाजवादी पार्टी के ही सदस्य होते थे, सांसद होते थे। तो सनातन पांडे को बलिया के ज़्यादातर ब्राह्मणों ने एक तरफा वोट किया। बाकी जगहों पर छिटपुट हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो कांग्रेस का नेचुरल एलाई, मतलब स्वाभाविक वोटर है। तो अखिलेश को ऐसा लगता है, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल, अखिलेश को ऐसा लगता है कि अगर ब्राह्मण पर हाथ आजमाया जाए, ब्राह्मण को सहयोग किया जाए, ब्राह्मण चेहरे को आगे किया जाए, तो ब्राह्मण जो भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा असंतुष्ट है वो उनके साथ आ सकता है। तो दरअसल अखिलेश भावी विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने में भिड़ गए। हालांकि माता प्रसाद पांडे की नियुक्ति को लेकर के उन्हीं की पार्टी में बहुत सवाल उठ रहे हैं और ख़ासतौर पर जो सोशल मीडिया पर उनके समर्थक हैं वो बार बार पूछ रहे हैं ये कहाँ गया, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहाँ गया। तो इसको लेकर के उनको थोड़ी असहज स्थिति का सामना तो जरूर करना पड़ रहा होगा, लेकिन अखिलेश ने इन दिनों परिपक्व राजनीति का परिचय देने की कोशिश तेज कर दी है। और एक बात और भी है कि संसाधनों में वो कांग्रेस जितने संसाधन संपन्न नहीं है, कांग्रेस जितना बड़ा उनका व्यापक संगठन नहीं है, इसके बावजूद जब आप तुलना करेंगे तो वो राहुल गांधी से कहीं ज़्यादा मैच्योर, कहीं ज़्यादा संतुलित और कहीं ज़्यादा गंभीर राजनीतिक कदम उठाते हुए दिखते हैं, कहीं ज़्यादा गंभीर वो बयान देते हुए नज़र आते हैं। तो अखिलेश को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से जो ब्राह्मण मतदाता छिटक रहा है वो अगर ब्राह्मण चेहरा सामने लाएं तो शायद उनके साथ आ सकता है। और राजनीति आप जानते हैं कि हमेशा संभावनाओं का ही खेल होती है, तो एक संभावना है। अतीत में आप याद कीजिए कि बहुजन समाज पार्टी ने एक नारा दिया था, हाथी नहीं गणेश है। हाथी बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो जो बहुजन समाज पार्टी कुछ चुनाव पहले तक या उस चुनाव के ठीक पहले तक 2007 के विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, उसके ठीक पहले तक वो नारा देती थी, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तिलक यानी ब्राह्मण, तराजू मतलब बनिया, तलवार मतलब छत्री,
वो बहुजन समाज पार्टी 5 साल बाद राजनीतिक फ़ायदे के लिए और राजनीतिक संभावनाओं के लिए जब ये कह सकती है कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो समाजवादी पार्टी भला क्यों पीछे रहेगी। क्योंकि 2007 में दलित और ब्राह्मण गठजोड़ और अल्पसंख्यकों के एक हिस्से के सहयोग के साथ बहुजन समाज पार्टी पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश में कामयाब रही थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव को भी इन घटनाओं का ध्यान है। उन्हें लगता है उत्तर प्रदेश की जो 8-9% ब्राह्मण आबादी है, वो जो अभी पिछले कई चुनावों से मानी जा रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो भारतीय जनता पार्टी से छिटक रही है। इस बार उसका असर दिखा भी, खासतौर पर उन्नाव में, बलिया में। तो उन्नाव में तो कांग्रेस का उम्मीदवार जीता, तो या कानपुर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कड़ी टक्कर झेलने को मिली, तो ऐसा लगता है कि इस बार ब्राह्मण वोट छिटक सकता है बहुजन और भारतीय जनता पार्टी से। और जिस तरह से वो बहुजन समाज पार्टी के साथ 2007 में गया था, वह 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश के साथ आ सकता है। और शायद यही वजह है कि वो माता प्रसाद पांडे पर दांव आजमाने में कामयाब हुए हैं, या दांव आजमाने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन एक बात ये है कि उन्हें फिर ये जो आवाज़ें उठ रही हैं विरोध में, खासतौर पर पीडीए समुदाय से, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समुदाय से, उन वोटरों को साधना थोड़ा कठिन होगा। क्योंकि आज राजनीति जिस मुकाम पर पहुंच गई है, उसमें हर वर्ग में एक क्लास ऐसा आ गया है। हर जाति वर्ग की बात कही नहीं करके कहिए कि जाति में, हर जाति में एक वर्ग ऐसा आ गया है जो एक दूसरे के प्रति आक्रामक अंदाज में राजनीतिक विरोध करना अपना हक समझता है। समाजवादी पार्टी की अब तक की राजनीति वैसी ही रही है, खासतौर पर सवर्ण जातियों के खिलाफ पूरी आक्रामकता के साथ बयानबाजी भी होती रही है। तो ऐसे में अगर जो उसके प्रति आक्रामक ढंग से प्रतिबद्ध हैं वो लोग नाराज़ हो जाएं, तो समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। आपको हमारे ये विचार कैसे लगे? आपका समर्थन ज़रूरी है और इसे धीरे धीरे सामूहिक घटनाओं पर राजनीतिक टिप्पणियां करते हुए आगे बढ़ाने की योजना है। नमस्कार।